नमस्कार, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल भोजन शिक्षा परिवार में। प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आज जानेंगे कि भारत में जूनागढ़ का विलय का क्या इतिहास रहा है। तो चलते हैं वीडियो पर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान का हिस्सा गिनाते हुए एक नक्शा जारी किया था, जो कुछ दिनों से विवादों में है। जूनागढ़ का भारत में विलय 15 अगस्त को नहीं बल्कि 9 नवंबर 1947 को हुआ था। इसलिए जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में लटके हुए जूनागढ़ को आज़ादी दिलाने के लिए आरजी हुकूमत बनाया गया था। आरजी हुकूमत की लड़ाई के बाद जूनागढ़ भारत का हिस्सा बन पाया। हाल ही में जारी किए गए पाकिस्तान के नए नक्शे में जूनागढ़ और मानावदर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि ये पाकिस्तान का निरर्थक प्रयास है। जब भी भारत और पाकिस्तान के राजकीय इतिहास की चर्चा होती है, तब जूनागढ़ स्वतंत्रता संग्राम की चर्चा भी होती है। जब भारत आज़ाद हुआ और रजवाड़ों का विलय हुआ, तब जूनागढ़ में नवाब महावत खान तीसरे का शासन था। 15 अगस्त 1947 में जब भारत स्वतंत्रता के जश्न में डूबा हुआ था, तब जूनागढ़ की प्रजा असमंजस में थी, क्योंकि उसी दिन जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का निर्णय लिया गया था। देश आज़ाद हुआ उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लागू किया था, जिसके तहत लैंड्स ऑफ पैरामाउंसी विकल्प दिया गया था, जिसके जरिए राजा अपनी रियासत को भारत या पाकिस्तान से जोड़ सकते थे या फिर अपना स्वतंत्र राष्ट्र बना सकते थे। लैंड्स ऑफ पैरामाउंसी को ध्यान में रखते हुए नवाब महावत खान तीसरे ने पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान कर दिया। जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ मिलाने में मुख्य भूमिका जूनागढ़ के दीवान, तत्कालिक दीवान शाहनवाज भुट्टो ने निभाई थी। जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाने का सुझाव उन्होंने ही दिया था। इतिहासकार और गांधी जी के पौत्र राजमोहन गांधी मानते हैं कि इसके पीछे मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल और लाइफ में जूनागढ़ के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखा है। जूनागढ़ में तब 7 लाख लोग रहते थे, जिसमें से 80% हिंदू थे। जूनागढ़ के नवाब जब यूरोप में थे, तब राजमहल में कुछ अनबन चल रही थी। सन 1947 के मई महीने में सिंध के मुस्लिम लीग के लीडर शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ के दीवान बनाए गए थे। भुट्टो और जिन्ना में गहरा संबंध था। खुद के द्विराष्ट्र सिद्धांत को तिलांजलि देते हुए हिंदू बहुमत वाले राज्यों को स्वीकार करने के लिए जिन्ना तैयार हो गए थे। जिन्ना की सलाह के अनुसार भुट्टो ने 15 अगस्त तक कुछ भी नहीं किया। जिस दिन पाकिस्तान बना, उसी दिन जूनागढ़ ने उसके साथ जाने का ऐलान कर दिया। जूनागढ़ को पाकिस्तान में मिलाते वक्त वहाँ की प्रजा की राय ली गई हो, या इस बात का जिक्र कहीं नहीं मिलता है। काठियावाड़ के नेताओं की सलाह को भुट्टो ने नहीं माना। सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के इतिहास विभाग के सेवानिवृत्त अध्यापक और सौराष्ट्र कच्छ इतिहास परिषद के प्रमुख रह चुके एस.वी. जानी अपनी किताब जूनागढ़ के नवाबी शासन का अंत में लिखते हैं कि 13 अगस्त को भुट्टो ने जूनागढ़ के कुछ को इकट्ठा किया था, जिसमें दयाशंकर दबे नाम के एक नेता भी थे, जिन्होंने जूनागढ़ की प्रजा की ओर से ये कहा था कि जूनागढ़ को भारत के साथ जोड़ना चाहिए। इसके अलावा काठियावाड़ राजकीय परिषद के उच्छरंग राय ढेबर ने भी भुट्टो को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन सारी तरकीबें नाकामयाब रही। आखिर में 15 अगस्त 1947 को जूनागढ़ ने
पाकिस्तान के साथ जाने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान ने लगातार 1 महीने तक कोई जवाब नहीं दिया। 13 सितंबर को एक तार भेजकर ये बताया गया कि पाकिस्तान ने जूनागढ़ को स्वीकार कर लिया है। 19 सितंबर को सरदार पटेल ने भारत सरकार के रजवाड़ा खाते के सचिव वीपी मेनन को जूनागढ़ भेजा। उन्हें नवाब से तो नहीं मिलने दिया गया, लेकिन नवाब की ओर से उन्हें सारे जवाब भुट्टो ने दिए। राजमोहन गांधी ने लिखा है कि भुट्टो ने गोलमोल जवाब दिए। हालात दिन ब दिन और भी उलझ रहे थे। काठियावाड़ के नेता और मुंबई में बसे हुए कुछ काठियावाड़ी लोग इस बात से परेशान थे। सरदार पटेल जूनागढ़ की जंग में सीधे नहीं उतरे। वीपी मेनन जूनागढ़ से राजकोट और वहां से मुंबई होते हुए दिल्ली पहुंचे थे। मुंबई में मेनन काठियावाड़ के देशी राज्यों के प्रजामंडल के प्रतिनिधियों से मिले थे। अपनी किताब जूनागढ़ ना नवाबी शासनो अंत में एसवी जानी लिखते हैं कि उच्चर रंग राय ढेबर ने कहा था कि हालात ठीक नहीं है, लोगों को बहुत लंबे समय तक नियंत्रण में नहीं रख पाएंगे। जूनागढ़ के संग्राम में शुरुआत से ही अग्रणी रहे वंदे अखबार के संपादक श्यामल दास गांधी ने कहा था कि लोग अपने हाथ में कानून लेकर खुद सरकार बनाने को तैयार हो गए। वीपी मेनन ने सरदार पटेल को ये सारी बातें बताई। जूनागढ़ के लोगों की खुद सरकार बनने की बात से सरदार पटेल खुश नहीं थे। ऐसी स्थिति आने वाले समय में और परेशानियां खड़ी कर सकती थी। उस समय मुंबई के कुछ अहम कार्यकर्ताओं का मानना था कि इस मामले को सत्याग्रह से सुलझाया नहीं जा सकता। ढेबर भाई और 1938 में हुए राजकोट के सत्याग्रह से काठियावाड़ी राष्ट्रीय संग्राम में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता था। सरदार पटेल और गांधी जी भी उनसे प्रभावित थे। ढेबर भाई पक्के गांधीवादी थे। हथियार उठाने की बात से वो कभी सहमत नहीं थे। सरदार पटेल ने उनसे कहा था कि वो कुछ सत्याग्रह जैसा करे और बात की बाद में देखी जाएगी। जूनागढ़ के मसले में भारत सरकार सीधे तरीके से कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि लैंप्स ऑफ पैरामाउंसी का प्रावधान था और इस प्रावधान के मुताबिक रजवाड़े जिसके साथ चाहे जुड़ सकते थे या अपना रास्ता खुद बना सकते थे। ऐसे हालात में भारत सरकार के गृह मंत्री सरदार पटेल सीधा हस्तक्षेप करते तो कानूनी अड़चन आ सकती थी। इसके बाद आरजी हुकूमत को बनाया गया और इस लोक सेना के सरसेनापति रतु भाई अदानी ने कहा था कि सरदार पटेल मानते हैं कि जूनागढ़ के लोगों को ही ये जंग लड़नी चाहिए, यानी अगर जूनागढ़ के लोग और उसके प्रतिनिधि आवाज़ उठाएंगे तो ही जूनागढ़ भारत में रह पाएगा। और सारे प्रतिनिधि ये बात समझ चुके थे। आरजी हुकूमत का निर्माण। वीपी मेनन ने मुंबई में काठियावाड़ी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी। इस बैठक में सारे प्रतिनिधि इस बात से सहमत हुए थे कि प्रजाकीय यानी लोगों के द्वारा एक संग्राम होना चाहिए और इस संग्राम के चलते जूनागढ़ में समानांतर सरकार के तौर पर आरजी हुकूमत के विचार को स्थापित किया गया था। शुरुआत में उच्चर रंग राय ढेबर थोड़े असमंजस में थे, हालांकि बाद में उन्होंने इस विचार को स्वीकार कर लिया था। जूनागढ़ के नवाब के साथ बेनतीजा रही 3 मुलाकातों के बाद एक सभा में ढेबर भाई ने आरजी हुकूमत बनाने का फैसला ले लिया। इसके लिए 10 सदस्यों की एक समिति बनाई गई। एसवी जानी की किताब में लिखा गया है कि 23 सितंबर 1947 को आरजी हुकूमत बनाने का फैसला हो चुका था,
लेकिन उसका ऐलान होना बाकी थी। 24 सितंबर 1947 को अपनी संध्या प्रार्थना में गांधी जी ने कहा था कि काठियावाड़ में जो वेरावल का बंदरगाह है वही जूनागढ़ का भी बंदरगाह है। जूनागढ़ तो पाकिस्तान में चला गया, लेकिन जूनागढ़ में पाकिस्तान कैसे बन सकता है ये मेरी समझ नहीं आता। आसपास की सारी रियासतें हिंदू है और उसकी आबादी का बड़ा हिस्सा हिंदुओं का है, तो भी जूनागढ़ पाकिस्तान का हिस्सा बना, ये एक हैरान करने वाली बात है। लेकिन ऐसी घटनाएं तो हिंदुस्तान में हर जगह घट रही है। जूनागढ़ में से पाकिस्तान को चले जाना चाहिए। आरजू हुकूमत को बनाने वाले नेताओं के लिए गांधी जी के ये वाक्य आशीर्वाद समान थे। श्यामल दास गांधी आरजी हुकूमत के प्रधान बने। 25 सितंबर 1947 में आरजी हुकूमत की औपचारिक स्थापना हुई और एक प्रधानमंडल भी बनाया गया, जिसमें पुष्पा बेन मेहता, दुर्लभ जी खेतानी, भवानी शंकर ओझा, मणिलाल दोशी, सूरग भाई वरु और नरेंद्र नथवानी थे। आरजी हुकूमत का एक घोषणा पत्र भी बनाया गया था, जिसे नाम दिया गया था जूनागढ़ की प्रजा की आज़ादी का घोषणा पत्र, जिसे कन्हैया लाल मुंशी ने लिखा था। 25 सितंबर 1947 में मुंबई में बसे हुए काठियावाड़ियों ने माधव बाग में एक सभा बुलाई, जहां शाम 6:17 पर इस घोषणा पत्र का अनावरण किया गया। एसबी जानी की किताब में लिखा गया है कि इस घोषणा पत्र में कहा गया था कि जूनागढ़ के नवाब ने हिंदू बहुमत वाली प्रजा की भारत से जुड़ने की इच्छा को नज़रअंदाज करते हुए जूनागढ़ को पाकिस्तान से मिलाने की भूल की है। साथ ही ऐसी मुश्किल परिस्थितियां पैदा की जिससे प्रजा को ये फैसला कबूल करना पड़ा। ऐसा करके नवाब ने प्रजा की वफादारी खो दिया। पाकिस्तान में भी आत्मनिर्णय के सिद्धांत को तोड़ा था और इस वजह से जूनागढ़ का पाकिस्तान में मिला अयोग्य था और कानूनी भी। इस घोषणा पत्र में हिंदुस्तान में मिलने की बात भी लिखी गई थी। इसमें यह भी लिखा गया था कि जूनागढ़ के नवाब के पास जो सत्ता और अधिकार थे वो आरजी सरकार को दे दी गए हैं। इस घोषणा पत्र में हिंदुस्तान में मिलने की बात भी लिखी गई थी। इसमें यह भी लिखा गया था कि जूनागढ़ के नवाब के पास जो सत्ता और अधिकार थे वो आरजी सरकार को दे दिए गए थे। जूनागढ़ के लोगों को इस हुकूमत का पालन करने की अपील की गई थी। घोषणा पत्र के जरिए जूनागढ़ की प्रजा ने आरजी हुकूमत की स्थापना का ऐलान किया था। स्वतंत्र भारत के संविधान में दिए गए प्रजा की सर्वोपरिता के सिद्धांत को इसमें शामिल किया गया था। आरजी सरकार का मुख्यालय राजकोट में बनाया गया था। 4 हफ्तों तक सब कुछ शांतिपूर्ण था। वल्लभ भाई पटेल ने पाकिस्तान को समय दिया कि वो अपना ये कदम वापस ले ले। आरजी हुकूमत ने अमरापुर, नवाबगढ़, गाधकड़ा जैसे गांवों पर नियंत्रण कर लिया था। आरजी हुकूमत के स्वयंसेवकों ने जैसे ही जूनागढ़ की सीमा में प्रवेश किया तब नवाब महावत खां वहीं से कराची भाग गए। शंभू प्रसाद देसाई और सौराष्ट्र के जाने माने इतिहासकार थे। उन्होंने जूनागढ़ और सोमनाथ पर संशोधन करके कुछ किताबें भी लिखी, जिसमें एक लेख है जूनागढ़ सर्व संग्रह, जिसमें वो लिखते हैं कि जूनागढ़ पूरा उजड़ गया था। सभी रास्ते में वीरानी फैली हुई थी। दीवान शाहनवाज भुट्टो और पुलिस कमिश्नर मोहम्मद हुसैन नकवी बल प्रयोग करके लोगों के गुस्से को शांत करने की और आरजी हुकूमत से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। आरजी हुकूमत की सेना
आगे बढ़ रही थी और शाहनवाज भुट्टो के पास कोई खास विकल्प थे नहीं। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब में लिखा है कि 27 अक्टूबर को भुट्टो ने जिन्ना को एक पत्र लिखा। उसमें लिखा था कि हमारे पास कोई पैसे नहीं बचे, अनाज इतना कम है कि अब चिंता हो रही है। नवाब साहब और उसके परिवार को चले जाना पड़ा है। काठियावाड़ के मुसलमान को पाकिस्तान में कुछ दिख नहीं रहा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ साथी कैप्टन हार्वे जोन्स ने आपको परिस्थिति की गंभीरता बता दी होगी। 2 नवंबर को आरजी हुकूमत ने नवाबगढ़ को नियंत्रण में ले लिया। 5 दिन बाद भुट्टो ने हार्वे जोन्स को श्यामलदास गांधी के पास राजकोट भेजा, जहां हार्वे जोन्स ने गांधी को जूनागढ़ का निमंत्रण लेने की अपील की। 8 नवंबर को भुट्टो ने अपनी दरख्वास्त बदल दी और कहा कि आरजी हुकूमत नहीं बल्कि भारत सरकार जूनागढ़ का कब्जा ले ले। श्यामलदास गांधी ने इस दरख्वास्त का कोई विरोध नहीं किया। इस दरख्वास्त को नीलम भाई बूच के सामने रखा गया। नीलम भाई बूच को दिल्ली से पश्चिम भारत और गुजरात के रजवाड़ों के लिए कमिश्नर के तौर पर चुना गया था। 9 नवंबर 1947 के दिन उन्होंने जूनागढ़ को नियंत्रण में ले लिया और इसलिए जूनागढ़ का स्वतंत्रता दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। लोकमत में पाकिस्तान को सिर्फ 91 वोट मिले। भुट्टो के निवेदन को भारत ने स्वीकार कर लिया। माउंटबेटन के कहने पर मेनन और नेहरू ने पाकिस्तान भेजने के लिए संदेश भी तैयार कर लिया। उसमें लिखा गया कि हमने भुट्टो की अर्जी को स्वीकार किया है, लेकिन कानूनी तौर पर जूनागढ़ से जुड़ने से पहले वहाँ के लोगों का मत हम जरूर जानेंगे। इस पर सरदार पटेल ने नाराज़गी जताई थी कि इस लोकमत की कोई ज़रूरत नहीं है और जूनागढ़ के लोगों की भी ऐसी कोई मांग नहीं थी। 20 फरवरी 1948 को ये लोकमत कराया गया। 2,01,457 रजिस्टर्ड मतदाताओं में से 1,90,870 लोगों ने अपना वोट दिया, जिसमें पाकिस्तान के लिए सिर्फ 91 मत मिले थे। कश्मीर और जूनागढ़ मतलब वजीर और पैदे का खेल। देश जब आज़ाद हुआ तब 3 रजवाड़े ऐसे थे जिसका मसला थोड़ा पेचीदा था। ये 3 रजवाड़े थे जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद। तब हैदराबाद 82,000 स्क्वायर मील का सबसे बड़ा रजवाड़ा था। तब वहाँ 1,60,00,000 लोग थे, जिसमें से 85% हिंदू थे। हालांकि उसकी सेना और प्रशासन में मुसलमानों का वर्चस्व था और हैदराबाद के राजा भी मुसलमान थे। जूनागढ़ में भी 80% प्रजा हिंदू थी और शासक मुस्लिम। लेकिन कश्मीर में परिस्थिति उल्टी थी। वहाँ राजा हिंदू था और 3/4 कश्मीरी मुसलमान थे। कश्मीर की सरहद चीन और अफगानिस्तान से लगती थी। राजमोहन गांधी ने अपनी किताब पटेल और लाइफ में लिखा है कि सरदार को कश्मीर लेने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। भौगोलिक रूप से वो महत्वपूर्ण थी, लेकिन वहाँ के ज़्यादातर मुसलमान थे। मोहम्मद अली जिन्ना जूनागढ़ की आड़ में कश्मीर लेना चाहते थे। नवाब ने जूनागढ़ को पाकिस्तान से जब मिलाया तब काठियावाड़ में मुस्लिम विरोधी हवा शुरू हो गई थी। अगर जूनागढ़ में लोकमत लिया जाए तो वहाँ के लोग भारत के साथ जुड़ना पसंद करेंगे और बहुमत वाले कश्मीर में अगर लोकमत लिया जाए तो वहाँ के लोग पाकिस्तान आना पसंद करेंगे, ऐसा जिन्ना का मानना था। जूनागढ़ पाकिस्तान के मिलन की वजह से एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अगर नवाब और दीवान जूनागढ़ को पाकिस्तान में जोड़ पाएँ तो निज़ाम भी हैदराबाद को जोड़ पाएंगे। जूनागढ़ जैसे
प्यादे को इस्तेमाल करके जिन्ना इस शतरंज के वजीर को उठाना चाहते थे। वो वजीर कश्मीर था। जिन्ना को ये यकीन हो चुका था कि गढ़ के नवाब को नहीं, लेकिन लोगों को ये फैसला करने देने की मांग हिंदुस्तान खुद ही करेगा। हिंदुस्तान की ऐसी मांग के बाद कश्मीर के महाराजा अगर भारत में जुड़ने की बात करते हैं तो वो खुद भी लोकमत का आग्रह कर सकते हैं। कश्मीर में अगर लोकमत लिया जाए तो भारत पाकिस्तान का विकल्प इस्लाम समर्थक और इस्लाम विरोधी जैसे मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा सकता है। 30 सितंबर को नेहरू ने माउंटबेटन की उपस्थिति में लियाकत को बताया कि जूनागढ़ के नवाब ने जो फैसला किया है, अगर उसको लेकर जूनागढ़ के लोगों का लोकमत लिया जाता है तो उसका निर्णय भारत को स्वीकार होगा। तब वल्लभ भाई पटेल ने ये कहा कि अगर कश्मीर में लोकमत लिया जाता है तो हैदराबाद में भी लेना होगा। जिन्ना इस बात से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने जूनागढ़ में भी लोकमत को अस्वीकार किया। पाकिस्तान अपने नए राजनीतिक नक्शे से क्या हासिल करना चाहता है? जूनागढ़ और हैदराबाद। सरदार पटेल को कश्मीर लेने की कोई खास उत्सुकता नहीं थी, लेकिन जूनागढ़ के बाद पटेल कश्मीर में दिलचस्पी लेने लगे थे। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि मुसलमान राजा और हिंदू बहुमत वाली प्रजा के राज को अगर जिन्ना स्वीकार करते हैं तो हिंदू राजा और वाली प्रजा के राज्य में सरदार दिलचस्पी क्यों ना ले। और इसी के बाद सरदार ने कश्मीर और जूनागढ़ पर बराबर ध्यान देना शुरू किया। जूनागढ़ को ले लिया था और कश्मीर को बचाना चाहते थे। हैदराबाद उनके लिए शतरंज का राजा था, इसलिए उसको संभालना भी जरूरी था। जूनागढ़ और हैदराबाद को हिंदुस्तान में आने दिया होता तो वजीर शायद सरदार पाकिस्तान को देते, लेकिन जिन्ना ने इस सौदे को ठुकरा दिया। जूनागढ़ आज़ाद हुआ और उसके 4 दिन बाद सरदार पटेल जूनागढ़ आए। वहाँ उन्होंने बहाउद्दी कॉलेज के ग्राउंड में एक बड़े जनसमूह को संबोधित किया। राजमोहन गांधी लिखते हैं कि इस भाषण में उन्होंने भुट्टो और जॉन्स को वास्तविक दृष्टि रखने के लिए और भारतीय सेना को स्वयं रखने के लिए बधाई दी थी। उन्होंने कश्मीर और हैदराबाद का भी जिक्र किया था। अगर हैदराबाद वास्तविकता नहीं समझेगा तो उसके हाल भी जूनागढ़ जैसे होंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर के सामने जूनागढ़ को खड़ा कर दिया। हमने जब इस मसले का हल लोकतांत्रिक तरीके से निकालने की कोशिश की तो उन्होंने यानी कि पाकिस्तान ने कहा कि यही नियम अगर कश्मीर में लागू किया जाए तभी वो जूनागढ़ के बारे में सोचेंगे। हमारा जवाब ये था कि ये बात अगर वो हैदराबाद के लिए कबूल कर ले तो ही हम कश्मीर की बात भी कबूल करेंगे।